गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस आ रही? बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी का सबसे पहले ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट 4 लगभग कंप्लीट हम लोग 1 या 2 दिन में कर लेंगे। इसके साथ कल जो हमने है अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि आगे की तैयारी हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट कौन से यूनिट की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 4 का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हम लोगों ने मॉर्निंग वाली क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पर एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, और जो सुबह जुड़े थे, जिन लोगों ने वीडियोस देखा है, सभी लोग अपना रिप्लाई करेंगे कि सभी लोगों ने वीडियोस देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि मैंने वीडियो को तुरंत अपलोड कर दिया था 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ज्यादा लेट नहीं नहीं करते हैं। सर, नहीं मिल पाया था अभी तो। सर सर हम नहीं देख पाए थे क्योंकि घर हम अभी आए हैं 1 घंटे पहले। चलो ठीक है। तो मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोगों ने टीचर एजुकेशन पढ़ा। टीचर एजुकेशन में 2 सेकंड हम सिलेबस पे ले आए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सिलेबस में हम लोगों ने हैबर मास तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट जो क्लास थी हम लोगों की, हैबर मास तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचेगा आपका सिलेबस में आपका डिंग हैबर मास तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या बचेगा, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मतलब रिफ्लेक्टिव टीचिंग अब आपका आ जाने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब सेक्शन बी में देखिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपका आएगा। तो उससे पहले जो हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था वो एक छोटे से पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन जुड़ा है हम लोगों के साथ। शैलवी जुड़ी है, हाशमी जी जुड़ी है, नेहा जुड़ी है, प्रिया जुड़ी है, स्निग्धा जुड़ी है। तो मॉर्निंग वाली क्लास में स्निग्धा और शैलवी थी। तो चलिए सबसे पहले शैलवी से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे शुलमैन वाला जो है, शुलमैन वाला ट्रिक क्या था। ये है शुलमैन वाला ट्रिक क्या था बताओ। शुलमैन का ट्रिक हो जाएगा डेंग एंड ल्यूक का हो जाएगा, ठीक है। डेंग एंड ल्यूक का क्या होगा, फिर आपका क्या होता है, हैबरमास का था। चलिए तीनों के पॉइंट्स बताओ क्या थे, की पॉइंट्स हमने बताए थे। तीनों ने जो जो पॉइंट्स बोले थे बताइए फटाफट। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात करी थी, पीसीके की, पीसीके की। अब बताओ शैलू, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। डिसिप्लिनरी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, स्निग्धा ने डीपीई। सही बताया है। चलो स्निग्धा आप ही बताओ इसमें क्या कह रहे हैं। अगर शैलवी को मेरी आवाज आ रही होगी तो शैलवी भी बताएंगे बीच में ना, अगर जुड़ जाएंगे हम लोग के साथ। तो ये पीसीके है। पीसीके में आपका पी क्या होता है, आपका पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज की बात करते हैं इसमें। फिर इसके बाद डेंग एंड ल्यूक में क्या पॉइंट था बताओ जरा। डेंग एंड ल्यूक में डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी हाँ, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। डीपीई व्यवस्थित क्या था ज्ञान के बारे में। आपका, डी पी और ई था आपका, जिसमें डी का डिक्शनरी था आपका, सी का प्रैक्टिकल है यहाँ पर आपका, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपका पेडागोजिकल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है आपका, और ई का एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटल में होता है अनुभवजन्य, एक्सपेरिमेंटल में होता है प्रायोगिक, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल होगा। अब इसके बाद हम लोग हैबरमास की बात करेंगे। तो हैबरमास ने क्या बोला था, हैबरमास ने क्या बताया था, टी, ठीक है, क्या होता है, टीपीई बताया था, टीपी और ई बताया था। जहां पे टी का मतलब टेक्निकल, जब कभी टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे, तो हैबरमास ने ही बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पे टी का टेक्निकल हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, पी का आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर ई की कहानी बदलेगी यहाँ पर, ठीक है। ई की कहानी बदलेगी, जिसमें ई का मतलब होगा इमेंसिपेटरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में।
ठीक, इमेंसिपेटरी मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम लोग को कंफ्यूज करने वाला है, यहाँ पर पी सब पहले वाले में जो शोल्मैन है वो पेडागोजिकल की बात करेंगे, बाकी नीचे के जो दो है वो प्रैक्टिकल की बात करेंगे। ये डिस्प्लिनरी है, ये टेक्नोलॉजिकल है आपका। ये पहला ई जो है जो डेंग एंड ल्यूक ने बताया वो एक्सपेरिमेंटल है आपका, जबकि जो दूसरा यहाँ पर ई है इमेंसिपेटरी है। इमेंसिपेटरी का मतलब हमने बताया था सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात बताई थी यहाँ। फिर इसके बाद ये आता है कि इसके सेशन या सन की बात करेंगे, तो ये सन आपका 1987 में आया था। ये आपका आया था 1900 कब आया था, 1971 में आया था आपका। लेकिन वहीं पर इसकी बात करें, ये 2000 कब आया था, 8 में या 9 में, तो याद रखिए 2008 में ये आया था। तो ये वन लाइन के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। इतने हम लोगों ने मॉर्निंग में पूरा 1 घंटा इसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने इसके स्टेप को ही पढ़ा था। स्टेप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CTI पढ़ा था, क्या पढ़ा, CTI पढ़ा था, और ERN पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ERN पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। C का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया था। T का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। I का मतलब इंस्ट्रक्शंस बताया था। फिर ई का मतलब इवैल्यूएशन था आपका, आर का मतलब रिफ्लेक्शन था, और एन का मतलब न्यू कॉम्प्रिहेंशन की बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बात करी थी। फिर यहीं पर एक जॉन डीवी का नाम आता है, कि जॉन डीवी का नाम कहाँ पर आता है, तो याद रखिए जॉन डीवी का नाम डेंग एंड ल्यूक का जो एक्सपेरिमेंटल है, अनुभवजन्य है, उसमें इनका नाम आता है, क्लियर, उसमें इनका नाम आता है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात यहाँ पर करी गई है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें आता है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल लिया गया है हेबरमास में, तो प्रैक्टिकल जो लेते हैं इसके लिए अलग से बताएं। इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस को करके सीखने की बात कही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर परफॉर्मेंस में करके सीखने के बाद इसीलिए प्रैक्टिकल वर्ड इन्होंने यूज किया है, ठीक। तो इतनी चीजें हम लोगों ने समराइज करी, सुबह जो है पढ़ा था उसका एक छोटा सा भाग हम लोगों ने यहाँ पर देखा, आप लोगों ने। क्लियर है पॉइंट सबको, बताओ। और सर हेबरमास में जो डिस्कवरी लर्निंग आता है, मॉडल्स ऑफ डिस्कवरी डिस्कवरी, लर्निंग, अगर आप पूछोगे हेबरमास में टेक्नोलॉजिकल आप इसमें कहता है, तो टेक्नोलॉजिकल में हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। हेबरमास में पूछेगा किस भाग में हम मैनिपुलेशन करेंगे, तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, क्योंकि टेक्निकल चीजें जितनी भी होती हैं उसमें टेक्निकल वे में हम लोग जोड़ तोड़ करते ही करते हैं हर हाल में। तो ये बताया था इन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपने लर्निंग बाय डूइंग ये सब चीजें बता रहे हो ना, तो ये किस में आएगा बताओ, ये आपका इसमें आएगा ना, करके सीखने की बात। क्या सर? हाँ ठीक है। तो ये चीज, इतनी चीजें सुबह वाली जितनी भी चीजें थी सब रिवाइज हो गया। सविता जी भी आ गई हैं, सोनाली भी आ गई हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने सुबह जो क्लास थी, हम लोग सुबह वाली क्लास हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली। सर मैं गाड़ी चला, हेलो सर, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चला रही हूँ, थोड़ा कहीं जा रही, लेकिन क्लास सुन सकती हूँ आप। आराम से गाड़ी चलाते हुए आप अपने जो है ईयरफोन मत लगाइए, आराम से घर पहुंच जाइए, ठीक है। नहीं सर, नहीं पहुंच पाऊंगी, बच्ची को लेके कहीं जा रही हूँ, मैं बस सुन रही हूँ आपकी बात। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो में बहुत आराम से जाइएगा ना। हाँ हाँ एकदम आराम से। हाँ हाँ, बहुत आराम से ध्यान देकर। अब देखिए इतने पॉइंट्स हम लोग को हो गए। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव, आप लोग को रिफ्लेक्टिव साइकिल्स के बारे में पढ़ना है ना। रिफ्लेक्टिव साइकिल्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे इसमें, ठीक। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव मींस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे यहाँ ऊपर वाला साफ कर दे रहे हैं ना, ऊपर वाले में सब कुछ डिस्कस हो गए तो साफ कर देते हैं हम लोग। एक छोटे से रूप में सुबह वाली जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसको छोटे से फॉर्म में बता दिया। सुबह जो हमने इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ा था, तो जो लोग साथ में अभी जुड़े हैं, क्लास ओवर होने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा वो चीजें। सर अभी वही देख रहे थे, ठीक। अब यहाँ पर किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव। इसमें जो है मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मतलब कुल मिला के रिफ्लेक्टिव टीचिंग की हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग को हम लोग चिंतनशील शिक्षण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चिंतनशील शिक्षण।
चिंतनशील शिक्षा बोलते हैं। तो चिंतनशील शिक्षा में आएगा क्या? तो सबसे पहले इसके घटक या इसकी बात हमें कहां पर मिलती है? तो एक नाम सुना होगा आपने, रिचर्ड्स की। किसका नाम सुना है? रिचर्ड्स। तो रिचर्ड्स ने ही इसके बारे में 2002 में हम लोगों को बताया था। उन्होंने कहा कि कोर कंपोनेंट्स ऑफ टीचर नॉलेज बेस्ड ऑन रिचर्ड्स, रिचर्ड्स पर आधारित शिक्षक के जो ज्ञान के मुख्य घटक है वो 2002 में बताया गया था, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बताया गया। ठीक है, कौन कौन सा बताया गया? सबसे पहले इसमें जो बोला गया, सबसे पहले इसमें बोला गया प्रैक्टिकल नॉलेज की बात बताई गई, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात बताई गई। ठीक, पहले पॉइंट में। दूसरे में क्या बताया गया? दूसरे में कंटेंट नॉलेज की बात बताई गई, कंटेंट नॉलेज की बात बताई गई। ठीक, कंटेंट नॉलेज की बात बताई गई। तीसरे पॉइंट में क्या बताते हैं? तीसरे पॉइंट बताया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात बताई गई है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज की बात बताई गई है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात यहाँ पर बताई गई। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए। चलो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज हम कब करेंगे? तो प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज जब हम करेंगे तो वहां पर क्या होगा? जस्ट सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज में आखिर होता क्या है? इसको हिंदी में व्यावहारिक ज्ञान बोलते हैं। व्यावहारिक ज्ञान को हम इसमें बताएंगे कि टीचर्स नॉलेज ऑन क्लासरूम टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि कक्षा जो होती है, कक्षा में तकनीकों और रणनीतियों पर शिक्षक का जो ज्ञान होता है उसी को प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, नेहा ध्यान से सुन रहे हो ना अभी? क्योंकि जो चीज पढ़ाएंगे जस्ट अभी यहीं पर क्वेश्चन में बीच बीच में पूछा करेंगे आप लोगों से, ताकि आपका पूरा का पूरा ध्यान क्लास में रहे यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कुल मिला के ये होगी क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज करी जाएगी उसकी बात बताता है। फिर इसमें बताता है कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज का मतलब होता है सामग्री का ज्ञान होना, कि हम तो शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने जो भी विषय है उनको समझ है कि नहीं है, मतलब टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट हिज और हर ही एंड सी ही और सी टीचर्स, मतलब कोई लड़का हो चाहे लड़की, महिला हो या लेडीज टीचर या जेंट्स टीचर हो, सभी के लिए कंटेंट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर हम लोगों ने एक लिखा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को हम लोग बोलते हैं प्रासंगिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रासंगिक ज्ञान बोलते हैं। ठीक, प्रासंगिक ज्ञान। अभी प्रासंगिक ज्ञान क्या होता है? प्रासंगिक ज्ञान के बारे में बताओ जरा मुझे, हाशमी जी आप बताओ। सर सब्जेक्ट नॉलेज होगी कि हमें कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की। सर कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज बियॉन्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ऊपर से थोड़ा सोचना, मतलब ओवरऑल। और कोई बताना चाहेगा? तो जिस चीज को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज, कोई प्रासंगिक नॉलेज जो हमारे, जैसे मान लीजिए आप टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो बीएड टीचिंग को पढ़ा रहा है तो वो में व्यवहारिक ज्ञान मतलब जागृत कर सके। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है जो जिस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होती हो। थोड़ा थोड़ा आप बहुत करीब तक पहुंच चुके, बस एक वर्ड नहीं बोला है। प्रासंगिक का मतलब होता वर्ड है नहीं जो मिल पा रहा मुझे, वर्तमान मतलब में प्रासंगिक आवश्यकता हो, हो। काम कर रहा
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है कि वह प्रासंगिकता का मतलब होता है कि प्रासंगिक का मतलब एक सही तरीके से लेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए यूज़फुल हो, उसको हम प्रासंगिक बोलते हैं, कॉन्टेक्सुअल नॉलेज बोलते हैं। जैसे स्कूल के ही संदर्भ में लेते हैं तो वहाँ पर मानदंडों को देखा जाता है कि शिक्षार्थियों की संस्कृति के ज्ञान के साथ-साथ शिक्षकों की जो प्रासंगिकता है, क्या उनके मेल से आज के समय में सब मॉडर्न टीचर, सब मॉडर्न स्टूडेंट है, तो मॉडर्न स्टूडेंट में कोई धोती कुर्ता वाला भी टीचर आएगा तो क्या उसकी बातों को कोई गौर से सुनेगा? शुरुआत में नहीं सुनेगा, बाद में भले सुने, लेकिन इस तरीके से हम लोग को मॉडर्नाइजेशन में हम लोग अपने आप में बिहेवियर में लाते हैं कि मॉडर्न फैशन के बच्चे आ रहे हैं तो मॉडर्न फैशन के टीचर्स भी होने चाहिए। टीचर्स का मतलब ये नहीं कि बाल खड़े कर लिए, नहीं, मतलब उनको पढ़ाने की ट्रिक्स जो है मॉडर्न मॉडर्न तरीके से होनी चाहिए कि उनके जो भी बच्चे उनके कहते हैं कि जब कभी आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करते समय सामने वाले के इन्वायरमेंट को देखते हैं, उनके इन्वायरमेंट से जब उनको जोड़कर उनकी फीलिंग्स को, जब कभी हम लोग टीचिंग करते हैं, टीचिंग करते समय अगर हमने बच्चे की फीलिंग्स को पकड़ ली और उसकी फीलिंग्स को टच करते हुए अगर हमने उसको पढ़ाया तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा उसको समझ में आएंगी। अगर उसकी फीलिंग्स वहां पर जोड़ सके हम तो, नहीं जोड़ पाते हैं तो हम ऐसे ही लेक्चर दे के चले जाओ और बच्चा कहता है ठीक है चलो ओके। तो यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को पकड़ के जोड़ने की बात करिए तो वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के अंतर्गत आता है जिसमें हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, अनेक प्रकार की चीजों को जोड़कर लेकर चलते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इफेक्टिव होती है नॉलेज इसमें। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले इन तीनों के बारे में जाना, ठीक, कि रिफ्लेक्शन के अंदर जब कभी हम बात करते हैं तो किसका नाम था, रिचर्ड्स का नाम था ना, नाम नहीं लिखा, ठीक, रिचर्ड्स ने बताया था 2002 में, ये बताया था कि ये तीनों चीजों के बारे में। फिर इसमें रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन इज वन एक्टिविटी विच ब्रिंग forth the practice and understanding of educational process। मतलब क्या कह रहा है कि चिंतन जो होती है एक ऐसी गतिविधि है जो शिक्षा की प्रथाओं और समझ को सामने लाती है। कैसे लाती है? प्रक्रियाओं के माध्यम से, मतलब शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो शिक्षा मतलब शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हमारे अंदर प्रथाएं होती हैं, जो वो होती हैं, उन सब चीजों को सामने लाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, कैसे? प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक, इन सब चीजों को लेकर सामने आती है। तो कुल मिलाकर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि हमारे सामने कोई, हम जैसे मान लो बैठे हुए हैं, अचानक से कोई हमारे सामने ऐसी चीज गुजर जाए जिसके बारे में पहले हमने कभी पढ़ा हो, समझा हो या जाना हो, या कोई ऐसा व्यक्ति गुजर जाए जैसे कोई फ्रेंड हो, अचानक से उस फ्रेंड की, मान लो बैठे अचानक से वो फ्रेंड दिख जाए तो उस फ्रेंड को देखते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती ना, कि जब कोई फ्रेंड्स मिलते तो आपस में बात करते कि हम लोग वहां घूमने जाते थे, ये करते थे, वो करते, तमाम ऐसी बातें। तो वो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है मन में, माइंड में। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि पुरानी चीजें हमें याद आने लगती है। ठीक, वही शिक्षा के क्षेत्रों में इसको जोड़कर बताया गया है कि यहाँ पर जब कहते हैं कि रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस इन विच टीचर्स बिकम अवेयर और are supported to become aware of the theory and motive behind their own teachings। मतलब वो क्या कहता है? कहता है कि चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक जो है जागरूक हो जाते हैं या उनके समर्थन का प्रयोग किया था। इसमें अपने स्वयं के शिक्षण के पीछे के सिद्धांत और उद्देश्यों के बारे में वो जागरूक हो उठता है। मतलब वो शिक्षक जो होता है अगर उसके अंदर रिफ्लेक्शन की भावना आ जाती है तो वो सोचता है कि हम बच्चे को किस तरीके से बताएं कि ताकि वो अपने फ्यूचर को, पास्ट को देखे, पास्ट के बाद फ्यूचर को देखे, तब जाके प्रेजेंट में वो वर्क करे। रिफ्लेक्शन का मेन मोटिव यही होता है, ठीक है, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, या फिर हम या आप हो, हम लोगों के लिए भी रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि आईने में जब कभी हम खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो आप एक बार पूछा करो कि हम लोग किस कंडीशन में भी पहुंच चुके हैं, अभी कितने रास्ते हम लोगों को तय करने हैं, ठीक, इतने हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करेंगे
तो रिफ्लेक्शन की जब हम लोगों ने बात करी तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स यहाँ पर आए, क्या आएंगे, टाइप्स आएगा। ठीक, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होंगे, तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स पता है किसी को, बताओ। रिफ्लेक्शन के टाइप्स अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इसके विभिन्न प्रकार की तो हम देख सकते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रिफ्लेक्शन को भी देखेंगे। जैसे सबसे पहला आएगा प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन, क्या आएगा, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन। ठीक, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन होता है, एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्शन होगा आपका। एपिस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, इपेस्मोलॉजिकल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए ये प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि कहता है कि फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग इन ए स्पेसिफिक कोर्स और क्लास। मतलब कि यहाँ पे फोकस किस पर करता है, जो उसका इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग में जो उसका कोर्स होगा उस पर या क्लास पर। इसमें क्या है, स्ट्रेटजीज को बनाया जाता है, कि इसमें स्ट्रेटजीज को बनाई जाएगी प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम 4 दिन का वर्क दिया, 5 दिन का वर्क दिया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने जाके उसका ओवरव्यू लिया, ओवरव्यू लेने के 5 ग्रुप बनाए, 5 ग्रुप में देखते हैं कि किसने कितना इंप्रूव किया, फिर उसको और अलग काम देते, तो ऐसे जाके इंप्रूव करते हैं, तो वो आपका प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन में आता है। जबकि इपेस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कहता है कि इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द कॉग्निटिव अवेयरनेस। याद रखिए इसमें ज्ञान मीमांसा है, इपेस्टेमोलॉजिकल है तो कॉग्निशन आएगी। ठीक है, क्या आएगा, कॉग्निशन अवेयरनेस, कॉग्निशन। ठीक, कॉग्निशन अवेयरनेस की बात करते हैं इपेस्टेमोलॉजिकल में। ठीक है, इसमें कहता है कि रिफ्लेक्ट प्रोसेस जो भी होगा ये आपका पूरा पूरा संज्ञानात्मक रूप में ही होगा। चिंतन, जितनी भी चिंतनशील प्रक्रियाएं होंगी वो संज्ञानात्मक रूप में ही आपकी होंगी। यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। जी सर। सर सेकंड पॉइंट, सर सेकंड पॉइंट हाँ, लेकिन अब समझना है कि रिफ्लेक्शन अभी तक हम लोग समझ लेते हैं, अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग वास्तव में होती क्या है। हाँ बोले सर, सेकंड पॉइंट में आप क्या बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पाए। सेकेंड लाइन में ये बोला है कि यहाँ पे कॉग्निटिव अवेयरनेस, संज्ञानात्मक जागरूकता की बात करते हैं। संज्ञान का मतलब होता है कि जब हम पूरे होशो हवास में चीजों को जाने, समझें और परखें उसको, तो वो रिफ्लेक्शन के बारे में है। लेकिन यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरटी के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में बात करें। अभी केवल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। उससे पहले जब हम इसको स्टार्ट किए थे तो पहले इसकी कंसेप्ट को बताया कि इसकी कंसेप्ट को रिचर्ड्स ने 2002 में बताया, जिसमें इसमें कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज को बात करी, कंटेंट नॉलेज की बात बताई, फिर इसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात बताई, फिर इसमें इन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन होता है, इपेस्टेमोलॉजिकल रिफ्लेक्शन होता है। इन दोनों को बताने के बाद अब कहते हैं कि अब चलो, अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग अब हम आपको समझाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन समझने के बाद ही हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में जानेंगे। अब क्या होता है, तो इसमें कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग एट अ वेरी जनरल लेवल इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग। मतलब कि बहुत सामान्य स्तर पर चिंतनशील जो शिक्षण है, चिंतनशील शिक्षण में किसी के शिक्षण के बारे में सोचना शामिल होता है। क्या होता है कि क्या लिखेंगे इसका की पॉइंट, इसके की पॉइंट्स में आप क्या लिखेंगे, थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग, क्या लिखेंगे, थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग। ठीक है, थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखेंगे किसी के शिक्षण के बारे में सोचना।
किसी के शिक्षण के बारे में सोचना। ठीक, ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने की जो स्टाइल्स होती है उसके बारे में सोचना और समझना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हुई। इतने पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? बताओ पहले पॉइंट में। जी सर। ठीक, अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहता है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस वेयर टीचर think over their teaching practice, analyze how something was taught and how the practice might be provided or changed for better learning outcomes। मतलब इसमें कह रहा है क्या? कह रहा है कि चिंतनशील शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति के बारे में सोचते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और कैसे कुछ और नया सिखाया जाए और कैसे उसको अभ्यास में सुधार किया जा सके या और बेहतर कैसे उसमें हम बदलाव कर सकें। कुल मिलाकर लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करता है। किसकी बात करता है? लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करता है कि लर्निंग आउटकम की हम बच्चे को ऐसी क्या चीज, क्या टैलेंट पिलाए या क्या ट्रिक्स बताएं तो वो उसके माइंड में वो चीजें याद रहे, वो कभी भी उस चीजों को ना भूल पाए। ठीक है, तो वो कभी भी ना भूल पाए। इसके लिए और एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इसमें कहते हैं कि यह जो है एक शिक्षण अनुभव को याद करना। ठीक है, यह कहता है कि किसी भी शिक्षण के अनुभव को याद रखना, उसके बारे में सोचना और उसका मूल्यांकन करना ही आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? जब हम रिमेम्बरिंग करते हैं, क्या करते हैं? रिमेम्बरिंग। ठीक, रिमेम्बरिंग करते हैं, पहला पॉइंट। फिर थिंकिंग अबाउट करते हैं दूसरे पॉइंट में। थिंकिंग अबाउट करते हैं, फिर इसके बाद थिंकिंग अबाउट के बाद एंड इवेल्युएटिंग करते हैं, इवेल्युएटिंग ए टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और इवेल्युएटिंग ए टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक, अब और भी ज्यादा आपको क्लियर हो गया कि क्या होगा रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में आपने पढ़ा आरटी के बारे में, तो कहता है कि थिंकिंग अबाउट वंस टीचिंग, मतलब किसी के शिक्षण के बारे में सोचना। भाई किसी के शिक्षण के बारे में सोचने से पहले हम अपने शिक्षण के बारे में, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो कहता है रिमेम्बर, मतलब क्या? रिमेम्बर बस हम याद रखें शिक्षण के अनुभव को। फिर कहता है थिंकिंग अबाउट, ये सोचना, किसी के बारे में सोचना कि कोई और कैसे पढ़ाता है, हम उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करें। फिर दोनों को हम इवेलुएट करेंगे, क्या हम उससे जो पहले पढ़ा रहे थे और आज की डेट में जो हम पढ़ा, जो हम साल भर या 6 महीने पहले हम पढ़ा रहे थे और आज की डेट में जो हम पढ़ा रहे, तो क्या उसमें परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें इवेल्युएशन करना पड़ेगा। इवेल्युएशन किस में करना पड़ेगा? टीचिंग एक्सपीरियंसेस में, शिक्षण के अनुभवों में हम लोग क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है पूरी की पूरी। समझ में आया सबको? बताओ बताओ, सबको समझ में आया? हेलो, अभी स्टॉप बहुत देर से। हाँ हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? बताओ। जी सर आ रही है। अब आई ना? जी सर। चलो चलो, ठीक है।
अब आ गई। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने इतनी चीजें समझ लिया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जब चीजें समझ लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे अब बचता इसका नीड, मतलब कि इसके स्टेप्स को भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो इसके रिफ्लेक्टिव साइकिल्स को ही पढ़ने को मिलता है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है कोई, बोले। सर ये इवैल्यूएटिंग के बाद सबके बोर्ड चले गए थे, शायद नहीं चला। क्या चला गया? क्या कुछ और पढ़ा? सर बोर्ड चला गया था सबका। कहाँ पर चला? ये रिमेम्बरिंग, सर, इसका- थिंकिंग अबाउट, ये तीनों लिखने के बाद आपने कहा था बताइए, ये कि ये सब पढ़ा तीन है? प्रक्रिया करके सब कुछ ये पढ़ा है? बस यही लिखने के बाद चला गया था। अच्छा, लिखने के बाद चला गया था। हाँ चलो ठीक, फिर से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव टीचिंग हम लोगों ने पढ़ा। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक कंसेप्ट हम लोग के माइंड में बैठ गया कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है। किसी के शिक्षण के बारे में सोचना। तो किसी के शिक्षण के बारे में जब सोचेंगे तो क्यों ना हम अपने बारे में भी सोचें। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम रिमेम्बर याद करेंगे, सबसे पहले रिमेम्बर करेंगे, थिंकिंग अबाउट, फिर उसके बारे में सोचेंगे। सोचने के बाद फिर हम उसके अपने शिक्षण के जो अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद देखेंगे कि क्या कमी रहेगी, क्या कमी नहीं रहेगी, उसको उस चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक साइकिल बताया, ठीक है, रिफ्लेक्टिव साइकिल जिसको बोलते हैं। जी सर। और यही एग्जाम में आता है, रिफ्लेक्टिव साइकिल आया है सर। हाँ, फर्स्ट पेपर में भी कभी कभी पूछ लेते हैं रिफ्लेक्टिव साइकिल। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव साइकिल को चलो हम लोग बनाते हैं। रिफ्लेक्टिव साइकिल में सबसे पहले क्या चीजें आएंगी बताओ? सबसे पहले इसके ट्रिक्स को हम लोग लिख ले। ट्रिक्स क्या था आपका? CAE था आपका, RP। फिर इसके बाद क्या था आपका? सर RPMA। ठीक, ये था आपका। तो सबसे पहले कलेक्ट डाटा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कलेक्ट डाटा। तो पहले पॉइंट पे आपका आता है नंबर 1 पे कलेक्ट डाटा। कलेक्ट डेटा की बात करेंगे हम लोग पहले पॉइंट पे, ठीक है। ये बॉक्स बना दिया भाई, कलेक्ट। हम पहले आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर करेंगे जब आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया, मान लो हमारे सामने हमने बाल्टी भर के कुछ सामान ला लिया, अब उसमें से एनालिसिस करेंगे कौन सा मेरे काम का है, कौन सा मेरे काम करें। तो क्या करें? एनालाइज डाटा। हाँ, फिर डालेंगे एनालाइज डाटा। एनालाइज, ठीक है, एनालाइज डाटा की बात करेंगे। एनालाइज डाटा की बात करा हम लोगों ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया हम लोगों का, जब एनालाइज डाटा जब हमने पहले कलेक्ट किया, दूसरे में इकट्ठा करने का, भीड़ को इकट्ठा कर लिया। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में हमने एनालिसिस किया कौन मेरे काम का होगा, कौन नहीं मेरे काम का होगा। तो हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट डेटा को करेंगे। इवैल्यूएट डेटा, इवैल्यूएट डेटा की बात होगी यहाँ पर, ठीक। जब इवैल्यूएट डेटा कर लिया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? जब हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करना, एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद इवैल्यूएट डेटा किया, इवैल्यूएट डेटा के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन देखेंगे। मतलब ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, अब ये इससे जुड़ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन देगा। रिफ्लेक्शन जब हम देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उस चीज को। जब डाटा हमें मिल गया, इवैल्यूएशन हमने कर लिया कि कौन मेरे काम का है, कौन मेरे काम का नहीं है, तो हम वहां पर रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना है, चिंतन से करना। जब हम सोचेंगे तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। अब क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। सबसे पहले प्लान बनाया, देखो प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद, उसके बाद प्लान बनाना, हम डिसीजन लेंगे। मेक डिसीजन, क्या हो जाएगा? मेक डिसीजन, ठीक। मेक डिसीजन की बात करेंगे। मेक डिसीजन, हम लोग उसका मेक डिसीजन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, वर्क करेंगे, एक्ट,
ठीक है, ये हुआ तो ये आपका यहाँ पे ऐसे गया, ये ऐसे जाएगा, फिर ये इससे जुड़ा, फिर ये लास्ट में ऐसे आएगा। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप ये आपके होते हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? बताओ। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही? हेलो, हाँ हेलो। हाँ वही देख रहे हैं, पता नहीं कैसे चल। हेलो, आवाज आ रही? सिस्टम में पता नहीं क्या हो गया कि प्रॉब्लम कर रहा है मोबाइल। जी सर, आ रही है। यहाँ आ गया फिर आवाज से। हम जान लिए कहाँ से छूटा है आपका। तो यहाँ मेरी आवाज आ रही? सबसे पहले बताओ। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लान जुड़े थे, प्लान के बाद मेक डिसीजन हुआ था, फिर एक्ट किया था। तो ये 7 स्टेप है। अब इसको और इजी वे में समझते हैं कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। सर नोट कर ले। हाँ, नोट करते आइए, आप नोट कर लो, नोट करो। कर लिया नोट? जी सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पर वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि जैसे एक एग्जांपल दे सकते हो, किसी को अगर कोई अपने एग्जांपल के थ्रू हम लोगों को बताना चाहे तो आप बता सकते हो। कोई आपके पास ट्रिक हो, निमोनिक हो कि हम इसको कैसे याद रखें। सबसे पहले कलेक्ट डाटा, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर एनालिसिस डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, एनालिसिस डेटा करने के बाद फिर उसका हम मूल्यांकन या आकलन करेंगे, आंकड़ों का आकलन करेंगे, इवैल्यूएशन इवैल्यूएट डेटा करेंगे। जब 3 स्टेप हम लोग को पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कलेक्ट और एनालिसिस और इवैल्यूएशन, ये 3 पॉइंट कर लिए। तब हम इस पर विचार करेंगे कि भाई हमने इतने लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, ये लोग योग्य भी हैं, काम करने के लायक भी हैं, अब इनको कहां कहां पर काम पर लगाया जाए। तो हम लोग रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे। जब चिंतन करेंगे तो चिंतन करने के बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पर जितने लोगों को इकट्ठा किया है, इनके लायक आखिर काम क्या है। ठीक, इनके लायक आखिर काम क्या है। तो सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे। क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे। प्लान जब हमने बना लिया तो हम लोगों ने प्लान बनाने के बाद जितने लोग थे सबको डिसीजन देकर कहा कि आप जाओ, इस कंपनी में जाओ, आप दूसरी कंपनी में या आप दूसरे विद्यालय में जाओ, आप वहां पे जो है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, आप जो है करिकुलम को बनाएंगे, आप टीचर को इवेलुएट करते रहेंगे, आप बच्चों को इवेलुएट करते रहेंगे। तो ऐसे पार्ट्स में हम लोगों ने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद उनको भेज दिया, भेजने के बाद उन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले डाटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस डाटा, फिर इवैल्यूएशन डेटा। जब इवैल्यूएट कर लेते हैं उसी के बाद कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर हम सोचेंगे कि अब हमने इकट्ठा कर लिया, करेंगे कैसे। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, प्लान बनाने में डिसीजन लिया किसको कहाँ कहाँ जाना है। जैसे ही वो लोग गए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट्स है। अगर किसी के पास और इससे बेहतर हो तो वो भी अपने बातों को यहाँ पे रखें। आप लोग बताओ। क्लियर है सबको? बताओ। जी सर, क्लियर है सर। अब इसमें चिंतन, जब रिफ्लेक्टिव साइकिल हमने देख लिया तो इसमें जो है इसमें ये चीजें भी टीचर को ध्यान देनी पड़ती है कि क्लास का साइज कितना हो जाए, मतलब कक्षा का आकार कितना हो। टीचिंग कंटेंट, अब ये बात आएगी टीचिंग कंटेस्ट में आता है कि क्लास का साइज क्या हो, स्टूडेंट का लैंग्वेज कैसा हो, क्या है आपका। फिर इसमें कहते हैं कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजीज को हम यूज करेंगे, क्या टेक्स्ट बुक है, क्या सिलेबस हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? बताओ यहाँ पर क्लियर है? इतना चीजें बताओ। यहाँ पर जितनी चीजें हम लोगों ने बताए चिंतनशील के बारे में या रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्टिव साइकिल के बारे में हम लोगों ने जितने भी डिस्कस किए हैं, बताओ सभी को पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पर?
जी सर। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें जब क्लियर हो गई तो इसके स्टेप्स को भी हम लोगों ने एकदम क्लियर कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपकी पूरी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव, वो टीचर रिफ्लेक्टिव डायरीज होती हैं। डायरियों का काम क्या होता है? डायरी का काम आप भी जानते हैं, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, अभी जो लोग पढ़ रहे हैं क्लास या जी सर। हाँ, यहाँ वहाँ टीचर रिफ्लेक्टिव डायरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, टीचर रिफ्लेक्टिव डायरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी कि यहाँ पर जो लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं इस समय, उनको पता है कि डायरीज की कितनी अहमियत होती है, कि हमें डेट वाइज हर चीजों को नोट करना पड़ता है, उसकी पूरी समरी बनती है। इवन उसका जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें उस डायरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें हम लोग पूरे वर्ष में क्या वर्क किए हैं, स्कूल में कॉलेजेस में क्या क्या काम करे हैं, बच्चों के साथ क्या क्या नोट्स उन्होंने क्या क्या कॉम्पिटिशन्स कराए, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग रिफ्लेक्टिव डायरीज में डालते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें वहां पर पूछने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा किसी ने बनाया है, बताओ। सर टीचिंग डायरी ना अब तो मैंडेटरी हो गई है हर जगह, मतलब अब हर जगह उन्होंने बनवाने लगे हैं। हाँ हाँ, बेसिक कॉलेज में भी बनाया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से आती है। अब डायरी मेंटेन करके ही क्लास लेने जाओ। अच्छा, डायरी मेंटेन करके ही क्लास में जाना होता है। जी सर। जी जी, जैसे अच्छे उसमें लिखा कॉलेजेस में रहेगा आपका देखेंगे ना, टीचर्स डायरी। कॉलेजेस में होता है हम्म कि रिफ्लेक्टिव डायरी करके रहता है, उसको हमको पूरा प्रूफ मतलब एक दिन पहले ही हमको दिखाना पड़ता है। अच्छा, और एक दिन जैसे पहले ही। कहीं काम हाँ, से इसी हाँ, एक दिन पहले। हाँ कल का जो पढ़ाना है वो सर आज ही। हिंदी मीडियम का तो पता नहीं, बट इंग्लिश मीडियम में तो है ये डायरी वाले सिस्टम। नहीं नहीं, वहाँ हिंदी तो मीडियम में। नहीं नहीं, हिंदी मीडियम में भी है बीएड में भी। हर जगह है, अभी हिंदी हर मीडियम में जगह भी है लागू वो। हो गया है। हिंदी मीडियम में दरअसल हमने भी जब पढ़ा था ना, तो मुझे भी डायरी में, मतलब हमने जब अपनी क्लास में थे तो हम लोग को मिलती, टीचर को मिलती थी कि नहीं मिलती थी नहीं पता, लेकिन टीचर को नहीं भी नहीं मिलती क्यों थी हम बता रहे हैं। जो हर 3 महीने में होती टेस्ट होता था, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग को खत्म करना रहता था, टारगेट रखा जी। जाता था। इवन आपको बता दें सर, पूरे ईयर की डेट पड़ी होती है, आप उस डेट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे उसमें टीचर्स डायरी लिख कर आता है, मैं भेज दूंगी किसी दिन ग्रुप पे, उस पे बिल्कुल, आपका पूरा सब टीचर्स जगह मिलता है, लिखा सब जगह है, देखने को मिलता है। नंबर तो वगैरह चलो, सब ये कुछ। पूरा का पूरा चीजें क्लियर हुई, तो इसको साफ करें, आगे बढ़े फिर हम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी मॉडल्स जी सर। मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसको साफ करते हो। सर आज 9 बजे क्लास नहीं लेंगे। लेंगे 9 बजे भी लेंगे, क्योंकि आप काफी चीजें छूटी ना, तो उसको अब डबल क्लासेस लेंगे तभी हो पाएगा ना। डबल ट्रिपल क्लासेस लेंगे तो तभी हो पाएगा वो कंप्लीट, नहीं तो ऐसे तो लटक जाएगा। यस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, तो इसमें बताओ मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन जब कभी हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, आप बताओ, किसी को पता है? बिहेवियरिस्टिक मॉडल आता है। पता है किसी को? मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आता है? पढ़े तो थे लेकिन आता है सर, ब्लूम टेक्स्ट। सबसे पहले ब्लूम बिहेवियरिस्टिक आएगा, इकोनॉमिक का। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल आएगा, और इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल। ये 3 मॉडल आते हैं ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मॉडल होता क्या है। तो ये मॉडल के बारे में हम लोग जानते ही हैं, तो इससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो जो इसमें दिया है, दो सेकंड।
ठीक। तो इसमें जब कभी टीचिंग मॉडल को पढ़ेंगे तो हम लोग को टीचिंग मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को फाइंड कर लेना, कुछ पॉइंट्स को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है, ये आप पॉइंट्स हम इधर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आपको फोकस पढ़ना है कि आप फोकस के बारे में जानेंगे। ठीक, फोकस क्या होता है, फोकस के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे सिंटैक्स देखेंगे हम लोग। सिंटैक्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं वाक्य विन्यास बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स को वाक्य विन्यास बोलते हैं। वाक्य विन्यास। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन देखते हैं। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। फिर इसके बाद और क्या देखते हैं हम लोग, बताओ इसमें? बोलो, इसके बाद इसमें क्या देखते हैं हम लोग? ठीक है, इतनी चीजें पॉइंट देखते हैं। तो चलो सबसे पहले इसमें फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें और भी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो फोकस क्या होता है, फोकस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहता है कि फोकस में यह जो है शिक्षण मॉडल का केंद्रीय पॉइंट है। मतलब कहते हैं कि इट इज द सेंटर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मॉडल। ठीक है, क्या ये सेंटर एस्पेक्ट है आपका? सेंटर एस्पेक्ट, ठीक है, सेंटर एस्पेक्ट है टीचिंग मॉडल का, ये है आपका। ठीक है, पहला। फिर सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स में कहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य विन्यास। क्या बोलते हैं? वाक्य विन्यास होता है सिंटेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कहते हैं कि यह जो होता है, यह मॉडल को चरणबद्ध करता है। ठीक है, कि यहाँ पर कहता है कि दिस टर्म्स और phasing the model refers to the description of the model in the action। कि मॉडल किस प्रकार से, जो प्रारूप है, जो मॉडल है वो किस प्रकार से काम करेगा, इसके बारे में बताने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बारे में बताने का प्रयास करता है यहाँ पर। कि इसमें फिर क्या लाइन बोल दीजिए। हाँ, फिर प्रिंसिपल का क्या बोले? क्या कहा आपने? दिस टर्म्स ऑफ फेसिंग मतलब क्या था लाइन उसका? हाँ, कह रहे कि दिस टर्म और phasing the model refers to the description of the model in the action। कि मॉडल किस तरीके से काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप जो चलेगा, तो वो सिंटेक्स के अंतर्गत बताया जाएगा आपको। ठीक है, किसके अंतर्गत? सिंटेक्स के अंतर्गत बताने का प्रयास किया जाएगा इसमें। ठीक है, फिर इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में होते हैं कि प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत होता है, इसमें कहते हैं कि दीज रिस्पॉन्सेस शुड बी क्विक, एप्रोप्रिएट एंड सिलेक्टिव। मतलब ये प्रतिक्रियाएं बहुत उपयुक्त और चयनात्मक होनी चाहिए। कि जो भी सिद्धांत आप ले रहे हो वो बहुत चूजेबल हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? बताओ सर। जी सर। सर मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या है? ये जो 4 आपने लिखे हैं, प्रिंसिपल्स और रिएक्शंस। हाँ, इसमें कहा है कि जब कभी हम टीचिंग मॉडल को जब हम पढ़ते हैं, तो टीचिंग मॉडल को पढ़ने के लिए फोकस पर ध्यान देना है, सिंटेक्स पर ध्यान देना है, और आपका प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है हम लोगों का। ठीक है, जानना इसको बहुत जरूरी है हम लोगों का। जो सिंटैक्स के हिंदी बताया, क्या बताया आपने अभी? सिंटैक्स का है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास।
में इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ग्रामर में वाक्य विन्यास, यहाँ पर है चरणबद्धता। हाँ, वाक्य विन्यास एक चरणबद्धता, जो मैंने अभी बताया ना कि इसमें पूरा का पूरा कि इसके सिंटेक्स के अंदर किसी मतलब टीचिंग जो स्ट्रेटजी होगी, टीचिंग जो मॉडल होंगे, उसको किस तरीके से हम अपने यूज में लाएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यहाँ पर ये बताते हैं हम लोगों को। क्लियर है? यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को ये बताते हैं यहाँ पर। सर सेंटर एस्पेक्ट में क्या होगा, एक बार बता दीजिए। किसमें? सेंटर वाले Center फोकस, aspect। ये फोकस वाले में होगा कि सेंटर एस्पेक्ट कि मतलब उनका मेन एम क्या है टीचिंग मॉडल का, तो वो किस पर फोकस करेंगे सबसे पहले, तो वो यही बताते हैं कि किस पर हमें फोकस करना है। ये फोकस करने के लिए बताते हैं आपको। जी ठीक है? मतलब फिर ओवरऑल एक कह सकते हैं टीचिंग मॉडल की जब भी बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस मॉडल को बनाने के पीछे, फोकस उस पे रहेगा। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे और इसके लिए एक मतलब अप्रोप्रिएट स्टेप का सिलेक्शन करेंगे। ये थर्ड वाला नहीं समझ पा रहा है, अप्रोप्रिएट क्या सिलेक्शन करना है। हाँ, सिद्धांत जो उपयोगी हो और जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, चूजेबल हो। क्या उपयोगी और ना हो, क्या सिलेक्ट मतलब वो मॉडल उपयोगी हो, परपेक्ष मतलब ध्यान में रखे इन सब चीजों को, हमारे लिए उपयोगी हो वो। मतलब जो मॉडल का हम मतलब सिलेक्शन करना है वो अप्रोप्रिएट हो, सिलेक्ट हो। हाँ, और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका बच्चा है केवल मॉडल्स, तो मॉडल्स में आपको जो हम पढ़ाएंगे अब मॉडल, तो उसमें मॉडल जान लो कि कौन कौन से पढ़ाने हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल जो होता है उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जो है